नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स सेविंग से लेकर टैक्स प्लानिंग में करते हैं हम आपकी मदद। टैक्स से जुड़ा चाहे जितना भी मुश्किल सवाल हो, आपका उसका सरल समाधान देने की हमारी कोशिश रहती है। और आज टैक्स गुरु में आपके भेजे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। तो शरद, बहुत स्वागत है आपका। और शरद केवल आपके सवालों का जवाब ही नहीं देंगे, लेकिन टैक्स सेविंग टिप्स भी आपको बताने वाले हैं। तो बताते हैं आज आपको हमारा फोकस कहां रहने वाला है। प्रॉपर्टी की बिक्री पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के क्या है नियम और किसे अदा करना होता है टीडीएस। अगर एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराया है आपका टैक्स तो क्या करें आप, और कैसे तय होती है सिप के जरिए होने वाले निवेश की टैक्स लायबिलिटी। तो ये सारी काम की बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इससे जुड़े क्या नियम हैं शरद, जो आप चाहेंगे कि हर टैक्स पेयर को जानना चाहिए। और जब कोई प्रॉपर्टी बेचता है या खरीदता है तो उसमें टीडीएस की देनदारी किसकी बनती है? देखिए, जो टीडीएस के नियम है प्रियंका, वो पे एज यू अर्न के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि जैसे जैसे आप कमाते जाएं और उसका आप टैक्स अदा करते जाएं। अब है क्या कि सरकार को ऐसा लग रहा था कुछ साल पहले कि शायद प्रॉपर्टी के जो ट्रांजैक्शंस हैं उन पे टैक्स उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, उनको पता नहीं लगा पाता किसने बेचा है, किसने खरीदा था। तो उन्होंने क्या किया कि 1 जून 2013 से ये कहा कि बायर जो है, जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, वो जब प्रॉपर्टी बेचने वाले को पेमेंट अदा करेगा, जब भुगतान करेगा, तो वो 1% टैक्स उस पर काट ले। वो 1% टैक्स काट के वो जमा करे और जमा करके एक टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16B में सेलर को इशू कर दे। सेलर उसको अपनी जब रिटर्न फाइल करेगा तो उसका क्रेडिट, जैसे कि बाकी टीडीएस होता है, सैलरी पे होता है, इंटरेस्ट पे होता है, तो वो अपना उसमें क्रेडिट ले लेगा। अब ये उसका फालतू कटा है, कम कटा है, नहीं कटना चाहिए था, तो जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें क्रेडिट अपने आप आ जाएगा, वो उसको रिफंड भी ले सकता है। तो ये एक जिम्मेवारी खरीदने वाले के ऊपर प्रियंका डाली गई है कि जितनी, अब इसमें प्रियंका एक ये भी बात है कि मान लीजिए उसने पेमेंट 3-4 किस्तों में करी। नॉर्मली जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप एक साथ तो सारा पैसा देते नहीं है, पहले आप एडवांस देते हैं, जिसको बयाना कहते हैं, उसके बाद आप दूसरी, तीसरी, शायद तीसरी इंस्टॉलमेंट भी दें जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो जितनी बार आप उसकी इंस्टॉलमेंट देंगे, जितनी बार आप उसका भुगतान करेंगे, जब तक पूरा नहीं दे देते हैं, हर बार आपको 1% वो काटना पड़ेगा। और ये केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल है जो कि 50 लाख से ज्यादा की हैं। 50 लाख से कम प्रॉपर्टी पे कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ काटने की जरूरत नहीं है। इसका प्रियंका छोटा सा प्रोसेस भी समझ लेते हैं कि कैसे करना होता है। जो प्रॉपर्टी की पेमेंट करने वाला है, जो बायर जिसको हम बोलते हैं, तो वो ऑनलाइन जाए, एक 26QB करके फॉर्म होता है, 26QB फॉर्म को भरे, उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू भरे, वो अपने आप 1% कैलकुलेट कर देगा। उस 1% को आप जो पेमेंट करने जा रहे हैं उसमें से काट के आप जैसे ही उसको अपलोड करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, एक चालान आ जाता है। उस चालान को या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप बैंक में जाके उसकी पेमेंट कर सकते हैं। और जिस दिन आपने पेमेंट करी है उस महीने के आखिर से लेके 7 दिन तक आपको अपना जो फॉर्म 16B इशू करना है सेलर को, जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उससे आप जाके उसको फॉर्म 16B दें, जिससे कि वो आगे क्रेडिट ले सके। तो यही सारे फॉर्म्स के कॉम्प्लिकेशन हैं जो हमारे दर्शकों को भी उलझा रहे हैं, और इसीलिए टीडीएस से ही जुड़े कई सवाल भी हमारे पास हैं। और पहला सवाल पंकज शर्मा का। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक फ्लैट खरीदा है जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा है। पंकज और इनकी पत्नी दोनों ने ईएमआई से 1% टीडीएस काटकर चुकाया, लेकिन दोनों को ही टैक्स विभाग से नोटिस मिला है कि उन्होंने कम टैक्स दिया है। तो पंकज समझना चाहते हैं कि कहां चूक हुई है और इसे कैसे सुधारा जाए। शरण, देखिए प्रियंका, जैसे आपने बताया पंकज ने जो किया है, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गणित में गलती हुई है। गणित में गलती ये हुई, मान लीजिए उनकी किस्त 20,000 थी, तो उन्होंने पति पत्नी ने क्या किया होगा कि उसको आधा आधा बांट लिया होगा। पति पत्नी आधा आधा हर चीज को बांटते हैं, उन्होंने आधा आधा बांट के और दोनों ने अपने आधे आधे हिस्से पर 1% 0.5% काट लिया होगा। तो 0.5 जब अलग अलग किया, दोनों को जोड़ा तो वो 0.5 ही रह गया। तो जब अलग किया था तो दोनों अगर 1% काटते तो वो जोड़ के भी 1% बनता। तो ये गणित की कहीं गलती रह गई। अब क्या हुआ, जब उन्होंने फाइल किया तो बैंक ने शायद गलती से पेमेंट ले ली होगी, तो उनको अब ये नोटिस आ गया है कि आप बाकी का जमा करें। तो ये 1.5% इंटरेस्ट के साथ
एक करेक्शन की सुविधा है पोर्टल में, आप जाएं, करेक्शन फॉर्म भरें, करेक्शन फॉर्म भर के बाकी का अपना पैसा आप जमा कर सकते हैं। ये भी हो सकता है प्रियंका इन्होंने शायद ये गलती करी हो कि पति पत्नी ने दोनों ने भरा हो, शायद सारा एक ही ने भर दिया हो, और जब ये बैंक में गए हो जमा कराने तो शायद बैंक ने ध्यान ना दिया हो। खैर, गलती जिस भी वजह से हुई, गलती तो हुई है कि 0.5 जमा किया गया है, 1% जो टोटल होना था वो नहीं हुआ, तो बाकी का इनको फिर जमा करना पड़ता है। उन्होंने डिवाइड कर लिया टीडीएस की राशि, वहां से दिक्कत हुई है पंकज जी, तो आप इसको सुधार सकते हैं, प्रोसीजर शरद ने बता दिया है। अगला सवाल है कोलकाता से अयान शर्मा का, और अयान है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते अयान, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते कोहली सर। नमस्कार। एक्चुअली आप लोग का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, मैं हमेशा आपका देखता हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ओके, मेरा सवाल जो है मेरी मम्मी से रिलेटेड है। 2013-14 फाइनेंशियल ईयर में उनका एफडी से कुछ टीडीएस कटा था, 1200 समथिंग कटा था, और वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं करती बिकॉज उनका इनकम उतना नहीं तो फाइलिंग नहीं करती है। बट जब एफडी जब क्लोज हुई तब मुझे पता चला कि उसने आपका टैक्स काटा। अब उसकी लास्ट डेट जो है वो भी तो निकल चुकी है, 31 मार्च 2023 हम लोग फाइल कर सकते थे, तो वो भी तो नहीं हो पा रहा है। और मैंने एक जगह को पढ़ा आपका कि एक सीबीडीटी का इंस्ट्रक्शन है 13/2006 डेटेड 22/12/2006, जिसमें लिखा हुआ है कि एक बंदा आपका 6 साल के अंदर वो फाइलिंग कर सकता है अपना टीडीएस, डिलेटेड टीडीएस रिफंड करने के लिए। तो मुझे जानना है कि ये कैसे करना है और इसका प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं। देखिए अयान, पहले तो मैं आपकी सूझबूझ की सराहना करूंगा, आपने बिल्कुल ठीक सर्कुलर पकड़ के निकाला है, जहां से भी ढूंढ के निकाला है। यह सर्कुलर नंबर 670 है, जो कि सेक्शन 119(2)B के साथ पढ़ा जाए तो उसके अंतर्गत 6 साल तक अगर रिफंड आपका फंसा हुआ है और आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, मतलब आप अमूमन तौर पे रिटर्न फाइल नहीं करते हैं परंतु कोई रिफंड बना हुआ है टीडीएस की वजह से, तो आप उसको करेक्शन करा के आप फाइल कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि आप सीआईटी या सीसीआईटी जो आपके एरिया का है, प्रियंका, सीआईटी को 10 लाख तक की पावर्स हैं और सीसीआईटी को 50 लाख तक की पावर्स हैं। आप एक उनको एप्लीकेशन दें कि साहब ये गलती हो गई थी, उस समय मेरे से रह गया था, वो उस गलती को कॉन्डोन करेंगे, उसको वो माफ कर देंगे। जैसे ही वो माफ करेंगे, आप अपना फॉर्म 1 या 2A जो भी आपका एप्लीकेबल फॉर्म है, आप उसमें उसको फाइल करिए और आपको जरूर रिफंड आएगा। जब आए तो आप सीएनबीसी आवाज को एक धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो और कमिश्नर से आपको बात करनी पड़ सकती है और आपको जरूर रिफंड मिलेगा यार, हम भी यही उम्मीद करते हैं। लेते हैं सचिन जी का सवाल। अब असेसमेंट ईयर 2013-14 में ये जिस कंपनी में काम करते थे अपने 12 महीने तक का टीडीएस काटा, लेकिन फॉर्म 26AS में एम्प्लॉयर ने केवल 3 महीने की ही एंट्री दिखाई है और इसी वजह से टैक्स विभाग से सचिन को बकाया चुकाने का नोटिस मिल गया है। कंपनी को बार बार लिखने के बावजूद सचिन को कोई मदद नहीं मिल पा रही है और अब सचिन हमारे पास है, लिख रहे हैं ये मेल और पूछ रहे क्या करें। वो टैक्स विभाग का ये नोटिस जो है ऑब्वियसली तकलीफ पहुंचा रहा है, क्या करना चाहिए सचिन को? देखिए प्रियंका, सचिन के साथ जो हुआ है वो थोड़ी बदकिस्मत उसको कहेंगे। हुआ क्या होगा कि उनकी कंपनी या तो बैंकक्रप्ट हो गई होगी या उनकी कंपनी में किसी की इंटेंशन खराब हो गई होगी। उसने टैक्स काट तो लिया पर काट के जमा नहीं किया, तो जब तक टैक्स सचिन जमा नहीं किया जाएगा तब तक वो 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब क्योंकि जमा नहीं किया है, आपकी बात तो ठीक है, आप तो अपना टैक्स गवा चुके हैं, जो आपने देना था वो दे चुके हैं, परंतु वो टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं पहुंचा है। तो प्रियंका क्या है कि टैक्स जमा करने की जिम्मेवारी जो कंपनी की होती है वो उसके बिहाफ पे होती है एसएससी के। अब उसने नहीं किया तो जिम्मेवारी वापस फिर एम्प्लॉय के पास आ जाती है। तो उनको अपना ये टैक्स सचिन आपको बदकिस्मती से जमा करना पड़ेगा। जो आपका कंपनी काट चुकी है उसको रिकवरी के लिए आप उनके पास जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, नहीं तो आप उनको एक लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये इल्लीगल है प्रियंका। किसी का टैक्स लेके और उसको ना जमा कराना ये एक कानूनी अपराध है इनकम टैक्स में और इसके लिए कंपनी पर जुर्माना भी हो सकता है। तो आप कंपनी से वो पैसा रिकवर करें परंतु वो टैक्स आप अपनी जेब से जमा करा दें। यानी फिलहाल तो सचिन आपको टैक्स अदा करना होगा, लेकिन कंपनी अगर ऐसा कर रही है कि टीडीएस काटा है और सिर्फ 3 महीने का ही टीडीएस रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, उस पैसे पर आपका अधिकार है। अगला सवाल विपिन ठाकुर का है। एक बैंक ऑफिसर है विपिन जी और इन्होंने एम्प्लॉय स्कीम में 50 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लिया है। विपिन ने घर का रजिस्ट्रेशन अपने और पत्नी दोनों के जॉइंट नाम पर करवाया है। लोन रीपेमेंट शेड्यूल के मुताबिक इन्हें शुरुआत के 20 सालों तक प्रिंसिपल का रीपेमेंट करना है और फिर बाद के 10 सालों में ब्याज का। विपिन जानना चाहते हैं कि ये टैक्स छूट का फायदा कैसे उठा पाएंगे।
देखिए विपिन ने प्रियंका अभी तो लोन लिया है 50 लाख का और इन्होंने मकान लिया है 50 लाख का और 20 साल तक इन्होंने बताया आपने कि वो प्रिंसिपल रीपेमेंट करेंगे और इनकी इंटरेस्ट रीपेमेंट क्योंकि ये बैंक में है, बैंक की सुविधा देता है, तो वो 20 साल बाद शुरू होगी। तो 20 साल तक तो विपिन आप आराम से जो है सेक्शन 80C में जो 1.5 लाख का प्रिंसिपल रीपेमेंट पे बेनिफिट है वो आप लेते रहे। जहां तक बात आती है इंटरेस्ट की, तो प्रियंका मुझे एक ना पुरानी फिल्म का इनके प्रश्न पे गाना याद आता है कि जब हम होंगे 60 साल के और तुम होगे 55 के, फिर भी डिडक्शन लेओगे ना सेक्शन 24 के। तो अभी सोचने वाली बात क्या है प्रियंका कि 20 साल बाद सेक्शन 24 रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो बड़ी एक प्रश्न चिन्ह है। तो अभी आप 1.5 लाख ATC का आराम से लें, 20 साल बाद देखिएगा उस टाइम क्या प्रोविजंस होते हैं, तब की तब देखी जाएगी। हो सकता है इससे भी बेटर प्रोविजन और टैक्स छूट मिल जाए विपिन जी आपको। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर अभी हाजिर हो रहे हैं कैसे तय होती है सिप के जरिए होने वाले निवेश की टैक्स लायबिलिटी, सब जगह शरद कोहली से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, रहिए हमारे साथ और बचाइए अपना टैक्स। और आज आपका टैक्स बचाने में हमारी मदद कर रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद, इन्वेस्टमेंट के लिए कई लोग सिप यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का सहारा लेते हैं, जिसके जरिए म्यूचुअल फंड में, इक्विटी बाजार में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन इन सिप्स पर टैक्स की लायबिलिटी क्या होती है? देखिए जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है प्रियंका, वो इसलिए बनाया गया है कि जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करता रहे, उस पर एक साथ उसको एक मुश्त इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, एक अच्छी आदत भी बन जाती है। तो जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है प्रियंका, वो 3 हिस्सों में हम उनको बांटते हैं। इक्विटी फंड्स में कर रहे हैं, या आप डेट फंड्स में कर रहे हैं, या आप एक बैलेंस्ड फंड में कर रहे हैं जिसमें इक्विटी और डेट दोनों मिले हुए हैं। तो हम तीनों का देख लेते हैं। पहली बात तो इसमें देखने वाली ये है कि जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें हर महीने जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो जिस महीने आप ले रहे हैं वो उसकी डेट ऑफ परचेज मानी जाती है। उनको जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो AMC जिसको हम बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो उसको यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। तो जनवरी में खरीदा, फरवरी में खरीदा, मार्च में लिया, अप्रैल में लिया, तो हर महीने का वो यूनिट डेट ऑफ परचेज माना जाता है। अब जब आप उसको बेचने जाते हैं तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो देखने वाली चीज प्रियंका ये कि वो लॉन्ग टर्म है या वो शॉर्ट टर्म है। अगर तो वो लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म जिस डेट को आपने दिया है उस डेट से देखा जाएगा। तो जो इक्विटी फंड्स हैं उसमें लॉन्ग टर्म 1 साल बाद बन जाता है। तो 1 साल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आप जो यूनिट बेचने जा रहे हैं उस यूनिट की डेट ऑफ परचेज देखी जाएगी, उसमें 1 साल देखा जाएगा और वो लॉन्ग टर्म मान लिया जाएगा। ऐसे ही अगर 1 साल से कम है तो वो शॉर्ट टर्म मान लिया जाएगा। अगर वो डेट फंड है प्रियंका, तो डेट फंड में पहले ये पीरियड 3 साल का होता था कि लॉन्ग टर्म 3 साल में माना जाएगा, परंतु अभी इस साल से ये अमेंडमेंट की गई है कि 3 साल को घटा के 2 साल कर दिया गया है। मतलब अगर आप 2 साल से कम में बेचते हैं डेट फंड को तो वो शॉर्ट टर्म मान लिया जाएगा। अब तीसरा जो बैलेंस्ड फंड है, बैलेंस फंड में क्या होता है कि इक्विटी भी है, डेट भी है। तो इसमें बहुत विवाद रहा, बहुत डिस्कशन चलता रहा कि बैलेंस फंड में ज्यादा वेटेज इक्विटी को दी जाए या ज्यादा वेटेज डेट को दी जाए, क्योंकि दोनों का पीरियड प्रियंका वो अलग अलग था। तो ये फैसला, अब ज्यादातर ये फैसला माना जाता है कि अगर 65% से कम इक्विटी है तो उसको डेट फंड मान लिया जाएगा। अगर 65% से ऊपर या 65% तक इक्विटी है तो उसको इक्विटी फंड मान लिया जाएगा। और टैक्सेबिलिटी का तो हमारे करदाता जानते ही होंगे, जो इक्विटी फंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसमें एग्जेम्प्ट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है उस पर 15% टैक्स होता है, जो डेट फंड होता है उस पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% पे होता है विद इंडेक्सेशन। और अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कर रहे हैं डेट फंड में तो वो आपका जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से चलता है। और अगर बैलेंस फंड है तो बैलेंस फंड का तो हम फैसला कर चुके हैं, या वो इक्विटी में जाएगा या वो डेट में जाएगा। यानी किस तरह का फंड है जिसमें आप निवेश करें वो तय करेगा कि किस तरह से आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। मेरे साथ नीरज नागपाल हैं फोन लाइन पर फरीदाबाद से। नीरज जी नमस्ते, बताइए क्या उलझन है टैक्स को लेकर? शरद जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट हुक्का अथॉरिटी की तरफ से ड्रॉ निकलते हैं उनके, हाँ जी, वो उसकी जो भी पेमेंट्स होती हैं एक्चुअली उनसे हम लोन नहीं लेते। हाँ जी, उनको जो पेमेंट होती है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देने की फैसिलिटीज देते हैं हमें। ठीक है। तो ये अभी किसी ने ड्रॉ के थ्रू प्लॉट परचेज किया है एंड आई एम गोइंग टू परचेज, एक्चुअली लास्ट ईयर उन्होंने पेमेंट किया था, तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने पे किया था दैट इज आई हैव ऑलरेडी पेड टू हिम।
एंड दैट इज टोटली 100% प्रिंसिपल अमाउंट। तो जब तक उनको मैंने ये पैसा रिफंड किया है तब तक प्लॉट उनके नाम से था। हाँ जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि उस पेमेंट का क्या मुझे कोई एग्जम्पशन मिलेगा इनकम टैक्स में, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने तो कोई एग्जम्पशन लिया नहीं। नहीं नीरज, देखिए आपने अभी प्लॉट लिया है खाली, तो खाली प्लॉट पे तो नीरज एग्जेम्पशन नहीं है। जो एग्जेम्पशंस है सेक्शन 24 की लोन पर, वो एग्जेम्पशंस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पे है। तो क्योंकि जब तक ये प्लॉट है तब तक तो नीरज हम उसमें एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं। आपको उसके ऊपर जो है अपना घर बनाना पड़ेगा। जब आप घर कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तब ये एग्जेम्पशन अप्लाई होती है। और कोई सवाल आपका है? रेजिडेंशियल लैंड पर नहीं होता एग्जेम्पशन। रेजिडेंशियल लैंड पे नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि हम उसमें आशियाना ढूंढते हैं कि जब तक वो आशियाना बनेगा नहीं उस पर, तब तक आपको ये बेनिफिट नीरज उस पर नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी से अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दीजिए और आपको सेक्शन 24 की जो 2 लाख तक की एग्जेम्पशन है प्लस 80EE में भी एग्जेम्पशन एडिशनल 50,000 की है, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब आप उसका नारियल तोड़ेंगे ना बनाने का, तो एक मिठाई का डब्बा CNBC आवाज को जरूर भेजिएगा। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं इन मीठी मीठी बातों से। चेन्नई से गौरव तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते गौरव जी, बताइए क्या दिक्कत है टैक्स को लेकर के? नमस्ते, मेरा ये सवाल है कि मैं पहले एक प्राइवेट कंपनी के साथ काम करता था, तो मुझे PF मिलता था उस कंपनी से। अब मैंने एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है और अब मुझे NPS मिलता है। तो मेरे पहले के कुछ पैसे मेरे PF अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो मुझे ये जानना है कि क्या मुझे वो पैसे विड्रॉ कर लेने चाहिए, और अगर मैं विड्रॉ करता हूँ तो टैक्स ना लगे, ऐसा कैसे किया जा सकता है? और या फिर क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि मैं उस PF अकाउंट को कंटिन्यू रखूं और इन्वेस्ट करते रहूं पैसे, एंड मैच्योरिटी पे मे बी आफ्टर रिटायरमेंट मैं उसे विड्रॉ करूं उस अमाउंट को? देखिए गौरव, जो PF आपने कहा कि जो आपका नया एम्प्लॉयर है वहां PF नहीं, उसकी जगह NPS है। तो PF को पहली बात तो 5 साल के लिए रखना होता है। दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात इसमें गौरव क्या है कि उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अब आपने पहले एम्प्लॉयर PF काटते थे, ये वाले एम्प्लॉयर PF नहीं काटते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि 2 साल हुए हैं, तो आप उसको अभी निकालें या 5 साल बाद निकालें, बात तो वही पड़ेगी। उस पर टैक्स तो गौरव कटेगा ही कटेगा। बाकी अगर PF एक बहुत अच्छी चीज है, 8% के करीब या 8% से ऊपर उस पर ब्याज आता है, तो आप आगे के लिए PF को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, स्टेट बैंक या पोस्ट ऑफिस या किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाके एक PPF का अकाउंट खोल लें। उसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं, और उसमें आप अपनी मर्जी से 1.5 लाख रुपए साल तक जमा करते रहें। तो जब तक आप रिटायर होंगे काफी सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो आप एक अच्छी आदत जो PF की पड़ी थी उसको छोड़े नहीं, क्योंकि नया एम्प्लॉयर नहीं काटता है। पर अभी निकालें बाद में निकालें, टैक्स तो उस पर गौरव कटेगा ही कटेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे शेयरों से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इनकम टैक्स रिटर्न में कहां दिखाएं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारी कोशिश है कि हम आपकी मदद कर सकें आपकी टैक्स प्लानिंग में, और यही सलाह चाहते हैं उपिंदर सिंह भी। उपिंदर एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जानना चाहते हैं कि शेयरों से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इनकम टैक्स रिटर्न में कहां दिखाएं। और इस क्वेश्चन का इनका दूसरा हिस्सा यह है कि क्या ये दिखाना जरूरी है। तो शरद, क्या बताना चाहेंगे आप उपिंदर को? जी हाँ जरूर, उपिंदर ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। आप फॉर्म 2 या 2A उठाएं उपिंदर, उसमें कैपिटल गेन का एक शेड्यूल है। पहला आपका प्रश्न यह था कि ये दिखाएं कि ना दिखाएं। जी हां, दिखाना जरूरी है। सेक्शन 1038 में प्रियंका, ये एग्जेम्प्ट जरूर है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं और उसमें से कर रहे हैं तो आपका जरूर एग्जेम्प्ट है, परंतु उसको दिखाना आवश्यक है। तो आप फॉर्म 2 या 2A उपिंदर, जो भी आप पे अप्लाई होता है उसको उठाएं। उसमें कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है उसमें आप जाएं, उसमें जाके एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आप भरें, वो आप अपने आप वो एग्जेम्पशन दिखाएगा। आप एग्जेम्पशन में उसको दिखाएं और उसको फाइल करें। आपने पूछा दिखाना जरूरी है कि नहीं है। जी हां, दिखाना जरूरी है, क्योंकि कल को जब आप इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो उस पैसे को आपको यूज करने में दिक्कत होगी। वो एक तरह से ब्लैक मनी भी माना जा सकता है प्रियंका, क्योंकि जब आप किसी चीज को नहीं दिखाते हैं तो उसको हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कहते हैं। तो इसलिए वो दिखाना जरूरी है, तो उसको दिखाना। शरद, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों की मदद की। टैक्स गुरु में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।